हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडियाज नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई क्वांटा पर। स्वागत है आप सभी लोगों का ढेर सारा बच्चों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। उसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जो आपको दिख रहा होगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमें पता है कि इस चैप्टर का एनालिसिस हम बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं, लेकिन खूब अच्छे से पढ़ने से भी क्या फायदा अगर हम उसके एमसीक्यू एनालिसिस ना करें, या किस तरीके से प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चंस एग्जाम में पैटर्न में हम फ्रेमवर्क होते हैं उनको न जाने, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा। अगर हमने पूरी तरीके से क्वेश्चंस के पैटर्न को, क्वेश्चन के एनालिसिस के पॉइंट्स को न देखा तो फिर क्या देखा। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा आज का टॉपिक जो होने वाला है, हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। जो हमने देख लिया था एरा ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस, जिनमें हमने क्या देखा कि कांग्रेस पार्टी जो आई फर्स्ट जनरल इलेक्शन में एकदम हाईएस्ट मेजॉरिटी पार्टी, फिर उसके बाद सेकंड जनरल इलेक्शन, थर्ड, बैक टू बैक 3 इलेक्शंस उसने जीते। तो पूरा तरीके से एक तरीके से क्या हो गया, डोमिनेंस हो गया, दबदबा हो गया भारतीय राजनीति या इंडियन पॉलिटिक्स में। फिर धीरे धीरे डिक्लाइन भी हुए, फिर नई पार्टियां उभर के आई। तो आज स्थिति देख रहे हैं, जो कांग्रेस एकदम मेजॉरिटी में आती थी, कभी 384 सीटें आती थी, आज वही 44 सीटें, 20 सीटें, 50 सीटें आ रही। तो समय सबका बराबर नहीं रहता, नथिंग इज परमानेंट। तो आज देखो बीजेपी का समय चल रहा है, वही समय कभी कांग्रेस का चला करता था। तो अपने आप को कभी फन्ने खा या कभी अपने आप को भगवान नहीं मान लेना चाहिए। जीवन में किसी भी मोड़ पे हो आप, चाहे लाइफ के जॉब वाले पोजीशन में हो, पढ़ाई में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप पावर में हो, तो कभी भी अपने आप को इसलिए जहां रहो बेहतर अपना 100% करते रहो। फल की चिंता नहीं करना है, वो तो मिलेगा ही। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो हम अभी फिलहाल एरा ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस के एमसीक्यू का देखने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज ऑल अबाउट मी। सारी चीजें आप जान ही चुके हैं। जितना एमसीक्यू आ गया है उससे ज्यादा तो क्वेश्चन यही आ जाएगा, तो आप बता देंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, ध्यान से देखिए। व्हाट इज द राइट आंसर, क्या होगा इसका सही जवाब। द पार्टी दैट won the second largest number of Lok Sabha seat in the first general election was, who was that party? उस पार्टी का क्या नाम था? What was the name of that party? तो there are 4 options: प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या भारतीय जनता पार्टी। क्या था उस पार्टी का नाम जिसने सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, यानी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्टी कौन थी आपकी? कौन थी बच्चों? आपकी कांग्रेस पार्टी थी। आप देखें पूरी खतरनाक मेजॉरिटी के साथ आया, मोर देन 300 सीट्स। फिर उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, आपको पता होगा कि 1920s में आपकी एक पार्टी या एक विचारधारा बन के उभर के सामने आई थी। हु वाज दैट? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है ना। फिर 1924 में देखो स्टैब्लिश हुई, फिर धीरे धीरे उसने भी अपना जगह बनाना शुरू किया इंडियन पॉलिटिक्स में। तो उसी का ही नतीजा था इतने दिनों से, जो फाइनली जाके वो भी कहीं न कहीं एग्जिस्ट कर रही थी आफ्टर द कांग्रेस। ठीक है ना। तो वही जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ, तो इसमें उसने क्या किया, अपना रोल अच्छे से प्ले किया और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी उभर कर सामने आई। ठीक है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ओके, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा अच्छा एग्जाम में आ सकता है, बहुत अच्छा तरीके से अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चंस में से एक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन, या केम इनटू इनफोर्स जब किया गया। ठीक है ना। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब लागू किया गया, क्या केम इनटू फोर्स या केम इनटू इफेक्ट, ये बताना है। तो देखें क्या लग रहा है। 26 जनवरी 1948 एंड 26 जैन ऑफ 1948, 12 मार्च 1948, 26 नवंबर 1949, या 26 ऑफ जनवरी 1950। 4 ऑप्शंस है आपके सामने और सही या गलत जवाब आपको बताना है। तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि बहुत पढ़े तो होंगे ही। अब नहीं कह रहा हूं इतना बहुत ज्यादा आप पढ़ लिए हैं जीवन में, लेकिन इतना तो पढ़ ही लिए हैं कि 26 जनवरी 1948 है, 26 ऑफ जैन 1948। तो ऐसा कोई घटना, ऐसा कोई इवेंट्स तो हमें नजर नहीं आता जो हमारा एग्जाम, हमारे क्वेश्चंस को सही साबित करे। तो इसको तो हम निकाल देते हैं। निकाल दिए सर।
फिर 12 मार्च 1948, ये भी तो कुछ ऐसा इवेंट नहीं देख। अब देखो यही इंटेलिजेंसी है, यही आपका क्या है, एलिमिनेशन है। हाउ टू एलिमिनेट द आंसर्स विद द हेल्प ऑफ जितना आपने पढ़ा है। बात समझ में आ रहा है? अब वही ना कि आपसे बताया था कि ज्यादा से ज्यादा अगर 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, या 75 क्वेश्चन जीके में आ गए, या 50 क्वेश्चन आपके डोमेन में आ गए, तो उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन ही आप सही मारोगे। सही इन द सेंस कि आपको पता होगा कि ये खटाखट खटाखट ये एकदम राइट आंसर। उसके बाद सिर्फ यही चलता है, हाँ ये होगा या नहीं होगा, अरे ये तो पढ़े ही नहीं है, अरे तो सर ने बोला ही नहीं था, हाँ ये होगा। तो ये सब सारी चीजें आपके दिमाग चलेंगी, उन्हीं की मदद से आप 20-25 क्वेश्चन और करोगे। तो वही चीज है। देखो इस समय हमें कोई घटनाएं, कोई ऐसे इवेंट्स नजर नहीं आए तो हमने हटा दिया। तो सही आंसर होने के चांसेस कितने % हो गए आपके? 3 क्वेश्चन बन गए, यानी आपके चांसेस कितने बढ़ गए? 33.5 हो गए। ठीक है ना, 25% थे एक के साथ। अब हमने 12 मार्च को भी देखा तो ये भी कोई ऐसा इवेंट नजर ही नहीं आता कि 12 मार्च को भी कोई चीज घटी हो या कुछ ऐसा इवेंट हुआ भी 1948 में। तो ये भी हट गया। अब कितने चांसेस हो गए सही होने के? 50-50 हो गए, क्योंकि 2 बचा। अब आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों इवेंट्स कहीं न कहीं आपने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट भी है कि नहीं है? कहोगे हाँ सर इसी में तो कंफ्यूजन था, बाकी 2 तो हम एलिमिनेट कर दिए हैं। तो क्या कंफ्यूजन आ रहा है? पहला क्या बोल रहा है? 26 नवंबर 1949 बोल रहा है आपसे। तो 26 नवंबर 1949 को भी एक इवेंट हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भी एक इवेंट हुआ था। दोनों बड़े ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। तो क्या है बच्चों? तो याद करो। अब आप ये भी कंफ्यूज हो कि लागू हुआ था, अडॉप्ट हुआ था, 2 चीज हुआ था, दो इवेंट्स हुए थे। एक तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा क्या किया गया था? आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट मतलब जब बनके तैयार हो गया फाइनली, और फिर उसको फाइनली साइन वगैरह हो गया, फिर उसके बाद जाके आपके राजेंद्र प्रसाद जी को अंबेडकर साहब ने ड्राफ्ट सौंपा, सारी चीज किया, फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट किया, उस पर साइन वगैरह किया। भैया आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी हम भारत के समक्ष सारी चीजों को अंगीकृत करते हैं, संविधान सभा के द्वारा संविधान को अडॉप्ट किया जाता है। तो वो दिन था 26 नवंबर 1949। ठीक है ना? उस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था? फॉर्मेट किया था, फॉर्मेशन किया था। ठीक है ना? फॉर्मेशन क्या मेन पर्पस था? व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? उन्होंने फॉर्मेशन किया, बनाया। फिर अब जब इसको अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, फिर उनके दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम 2 महीना वेट करके आपका 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करें या इन्फोर्स करें। ठीक है ना? तो वही 2 महीने का इंतजार, 26 नवंबर से 26 दिसंबर, 26 दिसंबर से 2 महीने हो गए ना। तो उसी 2 महीने के इंतजार के बाद फाइनली 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया? इन्फोर्स कर दिया गया, या केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है ना? दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कब अडॉप्ट किया गया? ऑन विच डे द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या मारोगे? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। और किस दिन उसको लागू कर दिया गया बच्चों? या केम इनटू फोर्स ऑन विच डे? 26 जनवरी 1950। इसके पीछे भी एक वो है, कहानी है। तभी तो 2 महीने का इंतजार लगा। अब आप खुद ही सोचो, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए इसको बनाने में, तो 2 महीने और ले लेते, एक ही दिन रखते कि उसी दिन अडॉप्ट कर लिए, उसी दिन हमने लागू कर लिए। दिक्कत तो हम लोग के सामने है, उनको क्या? ठीक है ना? वो तो हमें दे के चले गए, लो भैया याद करो, अपना फैक्ट याद करो, मन कहे याद रहे तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ करके आओ, फेल होके आओ। दिक्कत तो वो हमारे सामने कर दिए। नेता लोग या बड़े बड़े लोग, इनका क्या है, जो हमारे लिए क्वेश्चन बना देते हैं। आज के समय हर चीज फैक्ट का क्वेश्चन है। मजाक मजाक में मोदी जी ने ताली बजा दिया कई बार संसद में, तो ये भी लोग मजाक उड़ाने लगते हैं कि अब अगले साल यूपीएससी के एग्जाम में आएगा, मोदी जी ने कितनी बार ताली बजाई। तो हर चीज तो फैक्ट बन जाता है। तो यहां पर भी फैक्ट बन गया, एक दिन अडॉप्ट हुआ, एक दिन लागू हुआ। तो यहां का एक रीजन था,
रीजन तो चलो ठीक है, जो भी था हमारे लिए तो क्वेश्चन बने। ठीक, तो रीजन क्या था? 26 ऑफ नवंबर 1949 को जब अडॉप्ट किए हम लोग, तो फिर सोचे, एक हमारे साथ फ्लैशबैक में कहानी थी। कहानी ये थी कि जब हम फ्रीडम स्ट्रगल, हमारा चरम पे था फ्रीडम स्ट्रगल, हम लड़ाई, अपना स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन चल रहा था, हमारा मूवमेंट चल रहा था, नेशनल मूवमेंट चल रहा था। तो उस समय पहले हमारा क्या मांग था, या हमारी डिमांड क्या हुआ करती थी? स्वराज हुआ करती थी, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस हुआ करती थी। स्वराज हमें दे दो, आप ऊपर रहो, बॉस बन के रहो, नीचे हम अपना गवर्नमेंट को रन करेंगे डोमिनियन स्टेटस के फॉर्म में। फिर जब धीरे धीरे नए नए नेता आने लगे, ये आपके शुरुआत में 1920s के संबंध में, आपका 20s 30s में चल रहा था। फिर जब नए नए लीडर्स आए, लाइक जवाहरलाल नेहरू, ठीक, जवाहरलाल नेहरू हो गए, क्या दूसरे लीडर्स आपके सुभाष चंद्र बोस हो गए। तो ये सब जो नए लीडर्स थे, तो इनकी जो आई, इनकी जो मतलब क्या थी, पॉलिसी थी, या इनका जो रेजोल्यूशन था कि हम लोग क्या करेंगे, स्वराज नहीं चाहिए हमें, हम स्वराज की मांग नहीं करेंगे, हम किसकी मांग करेंगे? पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। किसकी मांग करेंगे? पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे। ठीक है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए तो इसी रिजोल्यूशन को पास करने के लिए, इसी रिजोल्यूशन को तो पहले पास कर दिया गया ना, आपका जो सेशन हुआ लाहौर सेशन, लाहौर में आपका कांग्रेस का सेशन हुआ था। ठीक है ना, लाहौर में किस दिन हुआ? आपका दिसंबर 1929 को। ठीक है ना, जो रेजोल्यूशन पास हुआ यहां पे कि अब हम लोग स्वराज से क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, डिमांड करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और दिसंबर 1929 है ये, जनवरी के 26 जनवरी 1930 को हम अपना तिरंगा लहराएंगे, अपना देश का फ्लैग लहराएंगे और इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे उस दिन। किस दिन? 26 ऑफ जनवरी को, 26 ऑफ जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और अपना झंडा लहराएंगे, वो भी प्रत्येक वर्ष। यानी अब 26 जनवरी को क्या होने लगा? आपका इंडिपेंडेंस डे मनाए जाने लगा। अब हर एक 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे आने लगा, यानी 30 में मनाए, 31, 32, 33। लेकिन अपना देश कोइंसिडेंसली, या जो भाई उधर, ये तो हमने अपना डिसाइड किया था, अब भाई ब्रिटिश वगैरह अपना डिसाइड किए, तो फाइनली हमको इंडिपेंडेंस कब हुए? 15 ऑफ अगस्त 1947 को। कब हुए? 15 ऑफ अगस्त 1947 को। अब हमारा नया इंडिपेंडेंस डे क्या हो गया? 15 ऑफ अगस्त 1947 हो गया। लेकिन अब हर साल तो 26 जनवरी तो आएगा ही, और 26 जनवरी आएगा तो दिल में तकलीफ होगी। क्यों भाई? 20 साल 25 साल से मनाते आ रहे हो, नया अपना पुराना क्या कहते हैं, जन्मदिन आपका ही रहे, कोई आके चेंज कर दे, कहे कि आपका जो बर्थडे है अब ये नहीं था, गलती से ये है। ठीक है ना, तो आप जो पुराना मनाते थे वो तो दिन आएगा तो आप कहोगे अरे यार इस साल मनाते थे, ये भी हमारे दिल के बड़ा करीब है। तो उसी तरीके से 26 जनवरी करीब था ही। तो यहां पे जब 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया तो सबके दिल में आया यार 26 जनवरी को भी हम बचा के रखते हैं, उसको भी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वही 2 महीने का वेट करके फाइनली 26 जनवरी 1950 से 26 ऑफ जन 1950 को हमने क्या कर दिया? उसी कॉन्स्टिट्यूशन, इतनी बड़ी चीज थी हमारे लिए भाई, संविधान है, उससे बड़ा चीज क्या है? सुप्रीमेसी है हमारे देश की। तो उसी को हमने क्या कर दिया? लागू कर दिया। ठीक है ना, संविधान को क्या कर दिया? लागू कर दिया 26 ऑफ जैन को। तो यही इसके बीच का रीजन था क्यों ऐसा 26 नवंबर 1949 को लागू अडॉप्ट किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इसके पीछे की कहानी पता चल गई और आंसर भी हमने आराम से निकाल लिया। बात समझ में आ गई? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जानना भी जरूरी था क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इस दिन मनाया गया तो रिजोल्यूशन कब पास हुआ? लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन दिसंबर 29। कब मनाया गया पहली बार? 26 ऑफ जनवरी 1930। तो ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है ना, इसलिए सारा इसका बैकग्राउंड भी जानना बहुत जरूरी था। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो आप देख ही रहे हैं, कोई बड़ी चीज तो होनी नहीं चाहिए। किसको नहीं पता कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, लेकिन क्या पता आप यहां घूम जाएं। ठीक है ना, क्या पता आप यहां घूम जाए, आपको पता पहले प्रधानमंत्री हुआ था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है हु वाज दैट? पंडित नेहरू। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। ठीक, बात क्लियर हो गई। फिर क्या आप दिमाग लगाएंगे? पहला जनरल इलेक्शन, हाँ सर पता है। इन विच ईयर? 1952। और देश कब आजाद हुआ? इन विच ईयर? 1947। फिर अपने आप को आप काबिल समझेंगे, ही हैं तो आप सोचेंगे 5 साल का ही लिए जनरल इलेक्शन होता है, 5 साल के लिए सरकार होती है। सो 1747 और 52 में 5 साल का अंतर भी है। यानी जनरल इलेक्शन हुआ होगा तो नेहरू जी हट सकते हैं। मान लो आपको न पता हो तो आप पता चला दूसरे को मार देंगे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, सारी चीजें अगर कॉन्सेप्ट हर चीज क्लियर है तो आप सही जवाब बता देंगे। तो पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और फाइनली जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस पार्टी हाईएस्ट मेजॉरिटी के रूप में, हाईएस्ट मेजॉरिटी पार्टी के रूप में आई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आई। और फाइनली जो कांग्रेस के मेन लीडर थे, मेन आप समझ सकते हैं मेंटर थे, सारे थे सबसे मोन क्रिस्मेटिक लीडर, जिनके अंदर बोलने की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी, सब कुछ, एक बेहतरीन पर्सनालिटी। ठीक है ना, तो वो कौन थे? पंडित नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। तो वही नो डाउट आपके कौन बने? पहले प्रधानमंत्री तो देश के थे ही, जनरल इलेक्शन के बाद भी नो डाउट सबने उनको अपना लीडर माना और फाइनली उन्होंने पहले आफ्टर जनरल इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। ठीक है ना, तो ये तो आपका सही जवाब था। व्हाट इज द राइट आंसर? पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। आजादी के बाद तो बना ही दिए गए थे। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, सरदार पटेल तो आपके होम मिनिस्टर थे। श्रीमती इंदिरा गांधी काफी दिनों बाद, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, तो अभी तो उनका समय आया नहीं है। ठीक है ना, महात्मा गांधी को तो आप जानते हैं, फकीर आदमी, उनको क्या चाहिए था? तो चाहिए भी, और होता भी तो 1948 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो 52 में तो भाई वो ऊपर से ही देख रहे होंगे सारी चीजें। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन हो गया आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। चले आगे, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। व्हेन वाज द सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन इंडिया? सोशलिस्ट पार्टी आप पढ़े होंगे सारे चैप्टर्स को, तो देखे होंगे शुरुआत में, चलिए कांग्रेस का डोमिनेंस था, पूरा था, धीरे धीरे ऑपोजिशन पार्टीज भी आपकी आ रही थी। विद इन कांग्रेस भी कई पार्टीज एग्जिस्ट कर रही थी, कई, मतलब ये एक तरीके से समझ लीजिए डेमोक्रेटिक रूल था, डेमोक्रेसी थी पार्टी में, कि लोग अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ भी एग्जिस्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं कि हम पार्टी अलग बना लिए या हमारी अलग विचारधारा तो मारपीट धड़ाधड़, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है ना, तो फाइनली जब इनको लगा कि हमें अलग हो जाना ही बेहतर है, कांग्रेस के अंदर ही थे पहले शुरू में, 1934 में ये एक तरीके से अपनी आइडियोलॉजी के साथ अंदर ही अंदर जी रहे थे। लेकिन फिर फाइनली क्या हुआ? 1948 में इन्होंने फाइनली अपना इंडिपेंडेंटली सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन सोशलिस्ट पार्टी के रूप में ये अपनी एक नई पार्टी बनाए। और वो किस साल हुआ? इन विच ईयर? 1948। ठीक है ना, अगर आपके सामने 4 और 5 ऑप्शंस आए तो आप ध्यान में रखिएगा, 1948 में आपकी सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी। ओके, चलिए आगे बढ़े। हाँ सर, बिल्कुल। क्वेश्चन 5, वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी जो आपकी थी, आप का क्या इसका मेन आइडियोलॉजी था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो बताएं बच्चों, क्या होगा सही जवाब? ठीक है ना, तो क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, यानी इनमें से आइडियोलॉजी, क्या मेन आइडियोलॉजी थी? गाइडिंग प्रिंसिपल्स मतलब उसके क्या मेन सिद्धांत थे आपके स्वतंत्र पार्टी के? इसी को लेके भी भाई उसने अलग पार्टी बनाया, उसके अगेंस्ट जो लोग जा रहे थे। ठीक है ना, तो क्या होगा बच्चों?
तो देयर आर फोर आइडियोलॉजीज: इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, या प्रोटेक्शन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इकोनॉमी फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल, या एटॉनमी ऑफ स्टेट्स विद इन द यूनियन। क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? किसके खिलाफ थी? इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, यानी जो वर्किंग क्लास है उनके हितों के लिए काम करना, या प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, यानी जो देसी राजे रजवाड़े थे इनकी सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन। ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा कोई प्रोटेक्शन की बात करेगा तो ये तो बिल्कुल ही नहीं था। इंटरेस्ट भी वर्किंग क्लास का उतना नहीं था। इकोनॉमी फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल, ये सबसे बड़ी मांग थी, ठीक है ना। यानी जो इकोनॉमी है या जो हमारी अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से स्टेट का कंट्रोल न रहे, या गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल न रहे, ये सबसे बड़ी इसकी मांग थी। ये सबसे बड़ी इसका कारण था कि अलग, ये अपनी आइडियोलॉजी के साथ अलग हुआ, क्योंकि सरकार एक तरीके से क्या कर रही थी, आपके कैपिटलिस्ट और अदर्स को बढ़ावा दे रही थी, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा इकोनॉमी फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल। ठीक, आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न। द सोशलिस्ट एडवोकेट आइडियोलॉजी क्या था? जो सोशलिस्ट पार्टी थी उनकी किस आइडियोलॉजी को मेनली वो प्रेफरेंस देते थे, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, या सोशलिज्म, या कम्युनलिज्म, या हिंदुत्व। तो हिंदुत्व तो बढ़ावा देने का सबसे बड़ा किसका था रीजन? जो आपकी जनसंघ पार्टी थी, ये तो होगा नहीं। कम्युनलिज्म भी किसी का रहेगा नहीं। सोशलिज्म एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आपका सही जवाब हो सकता है। तो क्या होगा सही जवाब? तो जो मेन इनकी आइडियोलॉजी को जो एडवोकेट करते थे, प्रेफरेंस देते थे, तो वो चाहते थे एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आए, एक समाज, एक लोकतांत्रिक समाज की व्यवस्था हो, जहां पे लोग खुद के ओनर हो, अपने हिसाब से सारा काम करें। उनको किस चीज की जरूरत है, लाइट, पानी, बिजली, सड़क, सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, उस चीज को सरकार के सामने बातें रखें। तो ये सबसे बड़ा आइडियोलॉजी था आपके सोशलिस्टों का, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लें। इन विच ईयर फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड? ये तो सर आपने तो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, कितनी बार इसकी चर्चा हम लोग कर लिए हैं। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब? अरे क्वेश्चन आगे बढ़ गया ये तो चैप्टर 2 की तरह आगे बढ़ गया, रॉकी भाई की तरह। इन विच ईयर जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड? 1947, 52, 55, 60। तो 47 में भी भाई आपका देश ही आजाद हुआ, हम इंडिपेंडेंस हुए, तो भैया ये कहां से जनरल इलेक्शन करा देंगे? पहले तो इसको हटा दो। अब आप देखो इंटेलिजेंसी, ठीक है ना। फिर उसके बाद 60 तो बहुत देर हो गया, इतना दिन बाद होता जनरल इलेक्शन, इसको हटा दी। अब दो क्वेश्चन बचा, मान लो आपको कुछ नहीं आता, 52, 55 हो गया, ठीक है ना। तो 52, 55 हो गया, तो इतना तो कॉमन सेंस आप लगा देंगे, 55 भी दूर लग रहा है, 55 सुने भी नहीं है, इतना तो क्लास में दिमाग नहीं रहता था ना, बुक भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन इतना भी नजर हटा के नहीं पढ़े हैं कि 55 कहीं नजर आया हो, और सुने भी नहीं है, सर ने भी बहुत मेहनत करके पढ़ाया है। तो इसको भी निकाल देते हैं, तो सही जवाब देखो अपने आप आ जाएगा, अगर आपको ना पता हो तब भी, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा 1952, जो कि पहला जनरल इलेक्शन हुआ, फिर 57 में हुआ, फिर आपका 62 में हुआ। तो 5-5 साल पे तो होता ही रहता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया? 1952। अगला प्रश्न, इन 1957 व्हिच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन केरला? यानी जब आपके केरला में चुनाव हुए, तो विधानसभा चुनाव, तो व्हिच पार्टी फॉर्म गवर्नमेंट? जनसंघ, सीपीआई, कांग्रेस, या सोशलिस्ट पार्टी? कौन हुआ बच्चों? अगर आप पढ़े होंगे सारी चीजों को तो समझ सकते हैं क्या होगा राइट आंसर। 1957 व्हिच पार्टी फॉर्म? तो ध्यान में रखिएगा, तो आपको पता है कांग्रेस को अगर कोई टक्कर दे रही थी, या उसके पैरेलल में अगर कोई चल रही थी, या उसके बराबर अगर कोई सीट जीत, बराबर मतलब उसके साथ में अगर कोई और पार्टी आ रही थी जो सीट जीत के आ रही थी, तो वो कौन थी? सीपीआई, जो काफी दिनों से राजनीति में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में वो भी पार्टिसिपेट किया, काफी हद तक विद इन कांग्रेस भी काम किया। तो सीपीआई जो है, ऑब्वियस सी बात है, उसके टक्कर में थी, या उसके अपोजिशन में, या उसके समान थी, समकक्ष थी, पैरेलल थी।
तो उसी ने ही सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ही केरला में सीटें आई मेजॉरिटी के फॉर्म में, फाइनली उसने थोड़ा बहुत कोलिशन वगैरह करके क्या बनाया, अपना गवर्नमेंट बनाया। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा सीपीआई या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखें। द इंडियन लीडर हु इज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड, यानी आउट ऑफ दीज इनमें से किस भारतीय को क्या मिला, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको कहा जाता है, भारत रत्न को। यह भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारत रत्न क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है ना, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपसे पूछ लें, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो क्या है, भारत रत्न। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड सब क्या है, जब होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड आप देखोगे तो परमवीर चक्र होता है। ठीक है ना, तो ये सब भी चीजें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां पे भारत रत्न किसको मिला है, सबसे पहले, अभी तक तो बहुत लोगों को मिल चुका है, लेकिन अभी सबसे पहले अगर किसको मिला है तो इनमें से 4 ऑप्शन हैं, बलराज मधोक, राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर या के एम मुंशी। सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा नहीं, एक ही बार तो मिलता है सबसे पहले अगर किसी को मिला भारत रत्न तो वो कौन थे, राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है ना, बहुत बड़े व्यक्तित्व। और he was the first recipient of the भारत रत्न and also he was the, ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, who was the first Indian Governor General of Independent India। ठीक है ना, तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, इंडिपेंडेंट तो बाद में आएगा, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यह क्वेश्चन बड़ा बार पूछा गया है, क्यों, क्योंकि वो पहले इकलौते गवर्नर जनरल थे, वो भी भारत के, इंडियंस। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, कंट्री आपका इंडिपेंडेंस हुई, तो उस समय आपका कौन बना, आपका क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, नो डाउट आपके कौन बने, जवाहरलाल नेहरू बने। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल भी बनाना था, तो गवर्नर जनरल तो बने कौन सा, आफ्टर इंडिया जब हमारा इंडिपेंडेंस हो गया, वो बने लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है ना, लॉर्ड माउंट बेटन को बनाया गया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब हम इनसे भी मुक्ति पा लेते हैं और कोई अपना इंडियन गवर्नर जनरल बनाते हैं, तो वो किसको चुना गया, वॉज दैट सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को चुना गया। ठीक है ना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को चुना गया। तो यही क्वेश्चन बन जाता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, इंडियन जुड़ा रहेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल देखो क्रेडिट जा रहा है किसको, लॉर्ड माउंटबेटन को, लेकिन ही वॉज नॉट एन इंडियन। तो इंडियन कौन था, राजगोपालाचारी। इसलिए प्रश्न बन जाता, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। क्लियर हो गया ना बात। तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, यहां पे तो क्वेश्चन आया ही हुआ है कि पहले भारत रत्न किसको मिला, राजगोपालाचारी को। ठीक, आगे बढ़े अगले प्रश्न के साथ। बढ़ गए सर, आ गया क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ पार्टी ये भी आपकी बनी, और इसी पार्टी की पेरेंट पार्टी है आपकी, जान लो, बीजेपी जो आज के समय है। वही आइडियोलॉजी थी, क्योंकि इनकी भी आइडियोलॉजी थी एक हिंदुत्व अखंड भारत की स्थापना हो, हिंदुस्तान राष्ट्र हो, तो ये सब सारी चीजें थी। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, हु वाज द फाउंडर, इसके संस्थापक कौन थे। तो देयर आर 4 ऑप्शंस। महात्मा गांधी, ऐसी कोई चीज तो उनके अंदर था नहीं, हिंदू राष्ट्र हो तो भाई सबको एक साथ रख रहे थे। इंदिरा गांधी, काफी देर में भी है, इनकी एंट्री ही नहीं हुई है, समझ लो इस समय जनसंघ जब हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सुकुमार सेन, 2 लोग दावा दे रहे हैं कि हमें सही जवाब बता दो, हमारे पे टिक लगा दो, हम सही हैं। दोनों लोग कह रहे हैं, लेकिन हम लोग टिक किस पे लगाएंगे, जो सही है। तो अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे चैप्टर, सारी चीज जानते हो, तो सुकुमार सेन भी आपके चैप्टर में आए थे। तो सुकुमार सेन क्या थे, तो याद होगा आपको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेब्लिश हुआ इन ईयर 1950 में।
और उसी साल जब 1950 में आपका इस्टेब्लिश हुआ तो भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए, ठीक है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए। तो हु वाज दैट? सुकुमार सेन, ठीक है ना, इनको कमिश्नर बनाया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया सुकुमार सेन। तो भैया देखो ये भी निकल ली, कहे अच्छा ठीक हमको न लगाओ, जो बच गए भैया उन्हीं को लगा दो सही जवाब। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब, शाबाश, ठीक है ना। आगे बढ़ो भैया, नए प्रश्न के साथ बढ़ते हैं। ईवीएम ईवीएम को तो आज आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। अरे भैया ईवीएम की वजह से चुनाव नहीं जीत पा रहे, ईवीएम हैक कर ली जा रही है, ईवीएम इतनी पकड़ी गई, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, आजकल खूब चलता है ईवीएम का मैटर। तो ईवीएम मशीन इज यूज टू रिकॉर्ड, किसके लिए यूज होता है ईवीएम मशीन? तो आप कहोगे सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो 50 में 50 मारेंगे। तो पॉलिटिशियन प्रेफरेंस के लिए, यानी जो नेता वगैरह होते हैं, पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनीतिक नेता, उनके प्रेफरेंस के लिए, या वोटर्स के प्रेफरेंस के लिए, या सीनियर सिटीजन के प्रेफरेंस के लिए, या प्रेशर ग्रुप के प्रेफरेंस के लिए। तो आप कहोगे सर हाँ, वोट तो हम डालने जाते हैं तो हम वोटर्स कहलाते हैं, तो वोटर्स के ही प्रेफरेंस के लिए आपका क्या होगा? ईवीएम होगा। तो सही जवाब भी आप एकदम देने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब भी दिए हैं। तो ईवीएम क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, जिसमें आप क्या करते हैं, बटन दबाते हैं और जिस पार्टी को आप चुनना चाहते हैं उस पार्टी को आप प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना, तो आपका वोट उसी पार्टी को चला जाता है। तो दिस इज द राइट आंसर, वोटर्स प्रेफरेंस, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न है which one of the following is a state where Congress was not power even after a huge victory in the first general election? यानी इनमें से उस कौन से स्टेट में कांग्रेस ने बड़ी भारी में बहुमत हासिल नहीं की, मेजॉरिटी में नहीं आई पहले जनरल इलेक्शन? तो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो कुछ से स्टेट्स थे, वैसे तो पूरे देश में उसने फाइनली मोर देन 384 सीट वगैरह लेके आया, लेकिन फाइनली कुछ स्टेट्स में कम सीटें आई, जैसे आपका साउथ के कई स्टेट्स थे, केरला वगैरह, फिर उसके बाद फाइनली उड़ीसा वगैरह भी था। तो देखिए है क्या, हाँ सर उड़ीसा तो आ गया, तो उड़ीसा था। तो इससे कई सारे 3-4 स्टेट्स थे, तो देखिए उन 3-4 स्टेट्स में से एक उड़ीसा भी था। तो बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये सब नहीं थे, मेजॉरिटी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा, जिसमें ह्यूज विक्ट्री नहीं हुई थी, ठीक है ना, बाकी हर जगह भारी बहुमत से मेजॉरिटी में जीती थी कांग्रेस, ठीक है। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज उड़ीसा या उड़ीसा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी एक्सरसाइज पावर इन विच कंट्री? मैक्सिको, फिनलैंड, कैरो या ब्राजील? 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन। एक सही जवाब, 3 गलत जवाब। क्या चल रहा दिमाग में? अच्छे से पढ़े होंगे तो आपके दिमाग तुरंत आ गया होगा। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज मैक्सिको। क्या होगा बच्चों सही जवाब? मैक्सिको आपका सही जवाब होगा, ठीक है। जो इंटरनेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी थी वो कहां पे पावर में थी, सत्ता में थी? आपकी मैक्सिको में थी, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखें। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुकुमार सेन, राजगोपालाचारी या बलराज मधोक? तो आप कहेंगे सर समय को बिना बर्बाद किए हुए सही जवाब लगा दीजिए सुकुमार सेन, क्योंकि हम इस पे ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, एनालिसिस कर दिए हैं, बातें बता दिए हैं। इलेक्शन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1950 एंड सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। एंड द क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन प्रेजेंट सिनेरियो में या करंट में? अभी अब ये तो है नहीं सुकुमार सेन जीवन भर रहेंगे वो तो चल बसे। तो सुकुमार सेन तो पहले थे, अभी कौन है करंट में आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ही इज सुशील चंद्रा। ध्यान में रखना बच्चों, करंट अफेयर का क्वेश्चन आ सकता है। कौन है? सुशील चंद्रा, ठीक है ना। आपके पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे, ठीक। चले आगे बढ़े, शाबाश। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वर हेल्ड इन द ईयर, ये भी एक तरीके से
आपसे घुमा फिरा के कान कभी इधर से पकड़ा जा रहा है, कभी इधर से पकड़ा जा रहा है, और आप तुरंत बताएंगे सर 1952 में हुआ था। ठीक है ना। दूसरा तीसरा आपको पूछना चाहिए था, थोड़ा नया भी लगता, लेकिन कोई बात नहीं। कभी भी पूछें, कैसे भी पूछें, उठा पटक के पूछें, आपको सही जवाब बताना है। 1952 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया वाज हेल्ड इन 1952। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, इनमें से हु वाज द फाउंडर मेंबर? तो चार ऑप्शंस आपके सामने, एंड व्हाट इज द राइट आंसर? आचार्य नरेंद्र देव, के एम मुंशी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुकुमार सेन। क्या लग रहा है बच्चों, व्हाट इज द राइट आंसर? तो ध्यान में रखिएगा, अगर अच्छे सारे नेताओं के बारे में, सारे मेंबर्स के बारे में, फाउंडर मेंबर्स, लीडर्स को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप पलक झपकते आंसर बताएंगे। मेरी तरह से ही कॉन्फिडेंटली, आचार्य नरेंद्र देव वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बात क्लियर हो गई? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो जनसंघ वगैरह से जुड़े थे, के मुंशी होंगे नहीं, सुकुमार सेन आपके इलेक्शन कमिश्नर थे, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। ठीक, प्रश्न समाप्त। तो इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन कर लिया, और आपके लिए काफी बेहतर रहा होगा सेशन, ये एक्सपेक्ट करता हूं। तो इसी तरीके से हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चैप्टर्स को फिनिश करेंगे, बैक टू बैक क्लासेस होंगी, सारी चीजें आपके सामने होंगी। बस आपको मेहनत करते जाना है, अच्छे से पढ़ते रहना है, सारी चीजों को रिवाइज करना, हर चीज को मैनेज करके चलना है बच्चों। सबसे बड़ी चीज, कोर्स कभी खत्म नहीं होता, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होता, बस हर चीज को अच्छे तरीके से आप मैनेज कर लो, हर चीज को अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।